जी हाँ, TV9 भारतवर्ष के इलेक्शन हेडक्वार्टर से आज हमारी नजर होगी बहुत अहम सवाल पर, और वो सवाल है ये, 2024 का चुनाव मोदी या कोई और। कल विपक्ष ने इनफॉर्मल डिनर के तहत अपनी एकजुटता का मुजाहिरा किया और आज रणनीति बनाने का है दिन। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंतानी भी मौजूद हैं। बेंगलुरु और दिल्ली, पूरे देश की नजरें आज इन दो शहरों पर टिकी हुई हैं। 2024 के लिए तलवारें पहले ही खिंच चुकी हैं। आज दोनों सेनाएं अपनी अपनी वोट वॉर नीति के लिए जुटने जा रही हैं। बिल्कुल समीर, आप ठीक कह रहे हैं। और अपनी अपनी सेनाओं को मजबूती देने के लिए दोनों खेमों को नए नए योद्धाओं की भी तलाश है और नए रणबांकुरों के साथ कारगर रणनीति की भी दरकार है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो विपक्षी एकता दिखाने की समीर कोशिश हो रही है वो सामने निकल कर आए, और मोदी एक तो विपक्ष के नेता अनेक भी हैं। बिल्कुल, मौका बड़ा है और TV9 भारतवर्ष ने व्यापक कवरेज की तैयारियां की हैं। ये देखिए, TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में सबसे बड़े सवाल के साथ हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि 2024 की सूरत हाल क्या बनती हुई नजर आ रही है। इसी पर बेंगलुरु में 26 पार्टियों के साथ विपक्ष 11 बजे से मैराथन बैठक शुरू कर रहा है, तो शाम 4 बजे दिल्ली में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए के 38 क्षत्रप 24 का गेम प्लान तय करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। 1 घंटे बाद बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक होने जा रही है। एक तरफ बेंगलुरु है तो दूसरी तरफ दिल्ली है। विपक्ष के बैठक में गठबंधन के नाम पर आज फैसला हो सकता है कि गठबंधन का ये जो महागठबंधन बनाया गया है, इसका नाम क्या रखा जाए। संयोजक और अध्यक्ष पर भी मुहर आज लग सकती है। सीटों के बंटवारे पर अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है। अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। सबसे पहले ज्वाइंट कमेटी बनाने पर मंथन होगा। जी हाँ, ज्वाइंट कमेटी का जिक्र लगातार हो रहा है। इसकी सूरत कैसी होगी ये भी डिटेल हम आपको देंगे। विपक्ष की बैठक को लेकर TV9 भारतवर्ष पर अंदर की बात अब आपके सामने। विपक्षी मोर्चे के नाम के लिए अलग अलग सुझाव आए हैं। एक नेता ने कहा इंडियन पेट्रियोटिक अलायंस इसका नाम रखना चाहिए। किसी नेता ने फ्रंट का सुझाव दिया, तो ममता बनर्जी ने कहा कि जो भी नाम हो उसमें फ्रंट नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये जानकारियां मीटिंग के अंदर से सामने आ रही हैं। कल इनफॉर्मल डिनर हुआ और उसमें विपक्ष ने एकजुटता का प्रदर्शन करने की कोशिश की और आज रणनीति बनाने का दिन है। पल पल की अपडेट बेंगलुरु पर, सबसे पहले TV9 पर। तो TV9 आपको अंदर की बात आज बताएगा, वो इनसाइड स्टोरी जो कोई नहीं बता पाएगा आपको। और नाम को लेकर जो मंथन हो रहा है उसकी इनसाइड स्टोरी अब TV9 आपको बताने जा रहा है। नाम को लेकर अंदर की बात क्या है, ममता बनर्जी ने क्या कहा। ममता बनर्जी ने कहा कि अलायंस के नाम में फ्रंट शब्द न हो। फिर नीतीश कुमार ने क्या कहा, नीतीश कुमार बोले कि ममता जी फॉर्म में हैं। एक ने कहा कि इंडियन पेट्रियोटिक अलायंस यानी IPA इसका नाम रख देना चाहिए। फिर किसी और ने कहा कि इंडियन पेट्रियोटिक फ्रंट इसका नाम होना चाहिए, इसका नाम रखा जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने क्या कहा, ये कहा कि जो भी हो लेकिन उसमें फ्रंट शब्द ना हो। ये ममता बनर्जी ने पुरजोर तौर पर अपनी बात रखी है। और देखिए, विपक्ष के इनफॉर्मल डिनर से जो इनसाइड स्टोरी निकलकर सामने आई है वो क्या है। 3 चीजों पर कमेटी बनाने पर सहमति बनती नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने कहा इसे सब कमेटी नहीं ज्वाइंट कमेटी कहा जाए, यानी कमेटीज अगर बन रही है, अलायंस अगर बन रहा है तो उसका नाम क्या रहना है। इसको लेकर ममता बनर्जी बहुत एक्टिव नजर आ रही हैं। नीतीश कुमार ने कहा ममता जी पूरी फॉर्म में हैं। तो ममता बनर्जी का कहना है कि इसे सब कमेटी ना कहा जाए, ज्वाइंट कमेटी कहा जाए, और जो अलायंस बनाया जा रहा है उसमें कहीं भी फ्रंट ना हो। तो ममता बनर्जी का ये जो रुख था, इस पर बिहार के CM नीतीश कुमार ने चुटकी ली और कहा कि ममता बनर्जी आजकल बिल्कुल फॉर्म में चल रही हैं। पिछली बार भी उन्होंने कहा था पटना में जब विपक्षी दलों की मीटिंग हुई थी कि हमें विपक्ष ना कहा जाए।
और आइए इस वक्त हमारे साथ तमाम जो हमारे सहयोगी, जो तमाम संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। पंकज झा हमारे साथ इस वक्त बेंगलुरु से लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी लगातार बेंगलुरु से हर अपडेट हमें दे रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। और एनडीए का जो कुनबा आज मिलने जा रहा है, 38 पार्टियां जिसमें शामिल हैं, उससे जुड़ी हर अपडेट वो आपको देंगे। इसके अलावा हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। अशोक वानखेड़े थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। कृष्णा हेगड़े नेता हैं शिवसेना के शिंदे गुट के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर आशुतोष वर्मा प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले पंकज, मैं आपके पास आऊंगा। ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी का खासा जोर है। अलायंस बने तो उसका नाम क्या रखा जाए, फ्रंट बने या ना बने, यानी जो अलायंस बने उसमें फ्रंट का जिक्र हो या ना हो, इसे लेकर खासी तवज्जो जो ममता बनर्जी की नजर आ रही है, इसके पीछे क्या राज है, क्या वजह है? देखिए, कल जो डिनर पार्टी थी उसमें सोनिया गांधी का आना, आप कह सकते हैं इसे संजीवनी के तौर पर, क्योंकि पूरे जो विपक्ष की 26 पार्टियां हैं, सोनिया गांधी को लेकर उनके मन में बहुत सम्मान है। कल सोनिया गांधी ममता बनर्जी की लंबी बातचीत हुई, नीतीश कुमार की ये डिनर के दौरान की बातचीत हुई। तो आज जो सवेरे जिन लोगों से बातचीत हुई थी उसमें जानकर ये समझा गया, उससे जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें यह है कि सीटों के बंटवारे को लेकर भी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन ये हुआ कि हम सबको साथ चलना है, एक ज्वाइंट रैली करनी है। दूसरी बात, कुछ कमेटियां बना ली जाए, क्योंकि इतने सारे नेता एक साथ सब जुट जाएं, ये बड़ी परेशानी की बात है। तो कुछ लोग रहेंगे, आपस में सलाह मशवरा करके तय कर लेंगे। पार्लियामेंट में सबको एक साथ चलना है, लड़ाई संसद से सड़क तक एकजुटता दिखे, ये कहा गया कि हमने एकजुटता दिखानी शुरू की और नैरेटिव बदलता गया और अब एक तरीके से एनडीए भी उसी को फॉलो कर रहा है। तो कुछ ज्वाइंट कमेटी बन जाएगी, आज नाम हो जाएगा, संयोजक भी हो जाएगा, अध्यक्ष भी हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें अब से थोड़ी देर बाद जो यहाँ बैठक शुरू होने वाली है उसमें तय हो जाएगा, लेकिन नीयत और मंशा अब तक बहुत अच्छी दिख रही है। बड़ी बात आपने कही कि नियत और मंशा क्या है। विपक्ष की जो बैठक की सबसे पहले मंशा निकलकर सामने आई कि मोदी को रोको, मोदी के रथ को रोको। प्रमोद तिवारी हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। प्रमोद तिवारी जी, ममता बनर्जी बहुत मुखर होकर कह रही हैं कि फ्रंट शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर नाम पेट्रियोटिक अलायंस रखा जा रहा है तो फिर फ्रंट शब्द का इस्तेमाल ना हो। विपक्ष की इस बैठक में आपका क्या टेक है, आपका रिएक्शन? देखिए, वहाँ पर दल कितने हैं वो भी आपने देख लिया। जहाँ 15-16 थे बढ़कर अब 25 के ऊपर हो गए। ईडी सीबीआई अपना सर पटक रही है, पर घबराई हुई भाजपा लोकतंत्र की हत्या करने पे आमादा है। क्या कर रही है? ये बच्चों का खेल कि जिन दलों के पास साइन बोर्ड नहीं है, अपना एमएलए नहीं, किसी के पास सांसद नहीं, आप उनकी संख्या गिन रहे हो। ये भाजपा की निराशा, कुंठा, हताशा, और ऐसा लगता है कि दीवार पर लिखी इबारत उन्होंने पढ़ ली। क्यों नहीं पढ़ी? गृह मंत्री के पास सारे इनपुट है जी। देश की 2/3 से ज्यादा मतदाता अब भाजपा को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। परिवर्तन का निर्णय भारत की जनता ले चुकी है और आप देखिएगा जिस दिन चुनाव परिणाम आएगा, भाजपा 100 सीटों के नीचे आ जाएगी। अच्छा प्रमोद जी, एक बात लगातार हो रही है कि लोकतंत्र बचाने की खातिर, संविधान बचाने की खातिर ये सारे दल, सारे विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए। इधर 26 का आंकड़ा दिया जा रहा है, अब उधर एनडीए के खेमे से 38 का आंकड़ा सामने आ रहा है। किसमें कितना दम, ये एक बड़ा सवाल है। देश की आजादी में जिन लोगों ने कुर्बानी की थी, कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस के ध्वज के नीचे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें सबसे बड़ी थी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। संविधान बनाया था हमने धर्म की रक्षा, संविधान बनाया था हमने हर आदमी को बराबर का अधिकार। भाजपा ने सब खत्म कर दिया है। हम लोकतंत्र ही बचाने नहीं निकले हैं, भारत माता को बचाने निकले। नहीं, अगर उन्होंने सब खत्म कर दिया, अगर बीजेपी ने सब खत्म कर दिया, तो उनके कुनबे में इजाफा कैसे होता जा रहा है? आंकड़ा 38 तक कैसे पहुंचता जा रहा है?
ये वो 50 तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा। सवाल ये नहीं है। हाँ। सवाल ये है कि पिछली बार के 2 आंकड़े जो बढ़े जरा देख लीजिए। वही एनसीपी मतदाता है शरद पवार जी के साथ, जिसको कहा 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, भोपाल में बोले थे, मैं कोट कर रहा हूं, आपको जगह बता रहा हूं, हमारे नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, जिसको कहा 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, ये भी कहा उसकी जगह जेल होगी, उसको मंत्रिमंडल में ले लिया। तो प्रमोद जी, एक का आंकड़ा आप प्रिसाइज आप एक सेंटेंस में बोल सकते हैं मोदी वर्सेस कौन है आम चुनाव में 2024 के? क्योंकि विपक्ष में कई नेता दिखाई दे रहे हैं, एक नेता पे सहमति बन जाएगी इस बैठक। इससे बड़ा भाजपा का झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। 38 दल की बैसाखियों पे टिकी हुई भारतीय जनता पार्टी को विकल्प हम उस दिन दे देंगे जिस दिन हमारा बहुमत सदन में हो जाएगा और राष्ट्रपति हमें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। भाजपा को बारात कर जा रहा है, हमारा दूल्हा उनके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये तो वक्त बताएगा, आम चुनाव नजदीक है और ये जो बैठकें हो रही हैं, जो महामंथन हो रहा है, ये आम चुनाव का रुख तय करेगा। मैं जल्दी से कुमार विक्रांत के पास चलूंगी क्योंकि वहां पर हलचल तेज हो गई है। आज दूसरा दिन है विपक्ष की बैठक का। बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुमार, क्या हलचल है आज? जिन बातों पर चर्चा होनी है, मंथन होना है, वो क्या क्या बातें हैं, क्या क्या एजेंडा है? देखिए 11 बजे बैठक शुरू होनी है, 10:30 बजे मीडिया के कैमरे यहाँ अंदर जाएंगे और जो विजुअल्स हैं सारे नेता जब बैठे होंगे वो जनता के सामने आएंगे। और जो जहाँ तक एजेंडे की बात है, 3-4 बातें अहम हैं। जैसे कि नाम की बात करें तो 4 नाम फाइनल हो गए हैं जो कि सोनिया गांधी के पास गए हैं। उसमें एक नाम इंडिया आता है, लेकिन सोनिया गांधी चाहती है कि हिंदी वर्जन, हिंदी का कोई ऐसा नाम हो जो जनता के बीच इम्पैक्ट डाले। तो इन 4 में से कोई एक नाम तय होना है गठबंधन का अध्यक्ष कौन होगा? माना जा रहा है सोनिया गांधी। संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार का नाम है। इसके अलावा किन मुद्दों पर आंदोलन करना है, किन मुद्दों पर खामोश रहना है, और बार बार इतने नेताओं को एक साथ बुलाना संभव नहीं है। इसके लिए एक ज्वाइंट कमेटी या सब कमेटी, इस तरह की चीज़ें बन जाएं तो एक जो गठबंधन बनता है उसका जो खाका है वो आज खींच लिया जाएगा। और इस बैठक के बाद राज्यवार जो सीटों का बंटवारा है उस पर चर्चा शुरू होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 2 दिक्कतें सबसे बड़ी सामने हैं। जैसे बंगाल में कल सीताराम येचुरी ने हमसे कहा कि बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ेगा, तो वहाँ क्या किस तरीके का पैमाना होगा, और आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब और दिल्ली में क्या बनने वाला है वो अहम होगा। और दिलचस्प बात यह है कि शरद पवार कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं, उनके साथ वो प्रफुल्ल पटेल नहीं होंगे जो अब एनडीए में जा चुके हैं। बिल्कुल, पटना में जो विपक्ष की मीटिंग हुई थी उसके बाद बहुत कुछ बदल गया है, खासतौर पर अगर एनसीपी का जिक्र किया जाए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, लेकिन हम ये सब जानते हैं कि 2014 के चुनाव तो बिल्कुल अलग ही थे। 2019 में भी ऑपोजिशन पार्टीज का अगर जिक्र किया जाए, एंटी बीजेपी पार्टीज का अगर जिक्र किया जाए, आपस में वो सामंजस्य, वो कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आया। लेकिन क्या इस बार 2024 से पहले उस कमी को दूर करने की कोशिश पुरजोर तरीके से होती हुई नजर आती है क्या? नहीं, निश्चित तौर पर समीर जी, कोशिश तो कम से कम विपक्ष कर रहा है और अपने अपने अहंकार छोड़कर कर रहा है। आप उसको मजबूरी कह लीजिए, अहंकार कह लीजिए, अपनी राजनीति कह लीजिए, लेकिन कहीं न कहीं एक दूसरे को एकोमोडेट कर रहे हैं, समायोजन करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक जो सबसे इसमें मैं बेहतर देखता हूं, और मैं पहले दिन से इसका पक्षधर रहा हूं कि अगर विपक्षी राजनीति होगी, कोई धुरी बनेगी भाजपा के सामने, तो वो कांग्रेस ही हो सकती है। पहली बार ये जो बेंगलुरु की बैठक है उसमें कांग्रेस धुरी बनी हुई दिख रही है। सोनिया गांधी के जाने से पूरा विपक्ष उनके पीछे खड़ा दिख रहा है। अभी तक जो नीतीश कुमार होंगे या शरद पवार होंगे या कोई और होगा, वो सारी चीजें खत्म हो गई। अब इसके आगे की चीज जो है वो बहुत कठिन है, उससे कैसे उभरेगी? उसके आगे की चीज ये है कि जो राज्यों में कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, सीट वगैरह तो बहुत आगे की बात है, उसकी तो हमें चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो राज्यों में विवाद है उस पे कैसे कांग्रेस पार्टी उन दलों के साथ सहमति बना पाएगी या उनसे बात कर पाएगी जिनसे वो रोज लड़ रही है, चाहे वो दिल्ली पंजाब हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। तो उसके लिए मुश्किलें इस तरह की बहुत ज्यादा है। और अगर वो सब कुछ छोड़ने की मुद्रा में दिखेगी तो क्या वो उस तरफ जा पाएगी जिसको लेकर कई विश्लेषक कहते हैं, कई लोग ये मानते हैं कि 100+ पहले कांग्रेस जाती हुई दिखे,
तब तो कोई विपक्षी एकता की बात हो पाएगी। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि क्या क्षेत्रीय पार्टियां वो समन्वय दिखा पाएंगी या फिर जो उनके मुद्दे हैं वो एड्रेस हो पाएंगे विपक्ष की इस बड़ी बैठक में? ये बड़ा मुद्दा है। आपने इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, विपक्ष की बैठक पर एक्सक्लूसिव खबर है। गठबंधन के लिए 4 नामों पर चर्चा हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है 4 नाम सोनिया गांधी को भेजे गए हैं। गठबंधन के नाम को फाइनल करना है। एक नाम में इंडिया शब्द है। 4 नाम जो फाइनल किए हैं उसमें एक नाम में इंडिया शब्द है। सोनिया गांधी चाहती हैं नाम हिंदी में हो। और प्रमोद तिवारी जी, सोनिया गांधी ये चाहती हैं कि नाम हिंदी में हो। इंडिया शब्द एक नाम में बताया जा रहा है, लेकिन सोनिया गांधी ये चाह रही हैं कि हिंदी में नाम होना चाहिए इस पूरे अलायंस का, विपक्ष के। प्रमोद तिवारी जी, ये आपकी खबर है, मैं ये खबर आपको नहीं दे रहा हूं। नहीं, अंदर की खबर है ये स्पेकुलेशन, ये सूत्र बता रहे हैं हमारे। अरे भाई, कहाँ की अंदर की खबर? अधिकृत रूप से कांग्रेस या किसी दल के गठबंधन के सदस्य ने भी कहा है। तो ठीक है, आपका अंदाजा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ, ना नाम की चिंता है, ना झंडे की चिंता है, ना हमें किसी भी हालत में कोई मतभेद उभर कर सामने आ रहा है। सिर्फ हम भारत माता को बचाने के लिए। ठीक है प्रमोद जी, आपने मतभेद का जिक्र कर दिया, तो मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। कल सीताराम येचुरी साहब TV9 भारतवर्ष पर थे। उन्होंने कहा कि देखिए, बंगाल में तो कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट मिलकर बीजेपी और टीएमसी से लड़ेंगे। आज मीटिंग है, कल उन्होंने ये बयान दे दिया। ऐसे में आप लोग ये एकजुटता जो है उसे कैसे बरकरार रख पाएंगे? जरा मेघालय के मुख्यमंत्री का बयान भी देख लीजिएगा जी। सरकार में भाजपा शामिल है। क्या है उनका सामान कानून पे, सिविल कोड पे? हाँ। क्या है कई लोगों के बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल जुदा है, बीजेपी के रुख से बिल्कुल जुदा है। हमने दिखाई थी वो खबर। बंगाल में कौन क्या बोलता है, बंगाल में कौन क्या बोलता है, महाराष्ट्र में कौन वो क्या बोलता है, कश्मीर में क्या बोलता है, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। लेकिन एक चीज कहूंगा, बंगलौर में आज भारत में भारतीय जनता पार्टी के पराजय पर दस्तखत हो जाएगी। एक ऐसा फॉर्मूला बनेगा जिसके बाद भाजपा सत्ता में आने का ख्वाब भी छोड़ देगी। चलिए, शुक्रिया आपका प्रमोद तिवारी जी, हमसे बातचीत करने के लिए। कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रमोद तिवारी हमसे बातचीत कर रहे थे और कह रहे हैं कि हार पर मुहर लग जाएगी। 2024 में बीजेपी की हार पर मुहर का वो जिक्र कर रहे हैं। इस बीच देखिए एक अहम खबर TV9 पर। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी एक्सक्लूसिव, विपक्ष के डिनर में सार्थक चर्चा हुई, ये कहा है जयंत चौधरी ने। सभी मुद्दों पर सहमति बनेगी। जयंत चौधरी के चेहरे का जिक्र जरूरी है क्योंकि पटना में जो विपक्षी दलों की मीटिंग हुई थी उसमें जयंत चौधरी गैर हाजिर थे। जयंत चौधरी, आज की मीटिंग को लेकर के क्या है? देखिए, बहुत उम्मीद है बेंगलुरु में अच्छा सार्थक नतीजा निकलेगा। सीट शेयरिंग को लेकर या नाम को लेकर सब हो जाएगा समय के साथ। जयंत चौधरी हैं आरएलडी के, जो अभी बैठक के अंदर गए हैं। कहे कल के डिनर की पार्टी में जो बातचीत रही वो सार्थक रही है और सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई ऐसी बातचीत की पहल नहीं हुई है। सब कमेटी को लेकर पहल हुई है। तो नेताओं के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। DK शिव कुमार यहाँ पर हैं, कर्नाटक के डिप्टी CM हैं। अंदर में ही ये जो होटल ताज है, सभी पार्टियों के जो 26 विपक्षी पार्टी हैं उनके नेताओं को ठहराया गया है। और जो जानकारी आ रही है उसमें कल के डिनर में कुछ बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कहा गया है कि ज्वाइंट अपोजिशन की एक बड़ी रैली होगी। चुनावी रणनीति, सीटों के बंटवारे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर सब कमेटी बनाई जाए। आज की बैठक में हो सकता है ये जो विपक्षी एकता जिसमें 26 पार्टियां हैं, इस मोर्चे का क्या कोई नाम हो। ममता बनर्जी ने भी कुछ नाम के सुझाव दिए, कुछ बाकी नेताओं। तो पंकज झा बता रहे थे किस तरह से ये जो बैठक है उसको लेकर जयंत चौधरी का ये कहना है कि सब कुछ सार्थक होगा। अब डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक्सपर्सन समाजवादी पार्टी से। डॉक्टर वर्मा, आप इस जो विपक्षी बैठक, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव भी पहल कर चुके हैं सब नेताओं से मिलने की और बातचीत करने की, कोऑर्डिनेशन बिठाने की, इस बैठक से क्या सार्थक निकलेगा?
नहीं, देखिए जो ये मीटिंग हो रही है इसमें पहले ये समझना चाहिए कि इस समय इस देश में नैरेटिव कौन सेट कर रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि 2014 का इलेक्शन और 2019 का इलेक्शन अलग था, लेकिन ये 2023 और 24 चल रहा है। समय बदला है, स्थितियां बदली हैं और आज भारतीय जनता पार्टी उस नैरेटिव में फंस गई है जिसमें हम लोग ने तैयारी करी कि हमारे इतने दल लेके आ रहे हैं। नतीजा क्या हो गया कि आप नंबर गिनवाने लगे कि 26 नहीं 28 है, 28 नहीं 38 है, 38 नहीं 40 है। और जरा नाम सुनिए, बीजेपी, एआईडीएमके और शिवसेना शिंदे ग्रुप तक तो समझ में आता है, फिर नाम आते हैं एनपीपी, एनडीपीपी, एसकेएम, जेजेपी, एएसजेयू, आरपीआई, एमएनएफ, आईएमके, एमके, आईपीएफटी, बीपीपी, पीएमके, एमजीपी। मतलब आधे को तो आप फुल फॉर्म भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछ लीजिए तो नहीं बता पाएंगे। तो नैरेटिव में फंसती हुई चल रही है भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं अकेला ही पूरे विपक्ष पर भारी हूं। बिल्कुल सही। जब उन्होंने कहा मैं अकेला ही भारी हूं तो नड्डा जी 38 लोगों का नाम गिना रहे हैं। आप खुद ही समझ रहे हैं कि कौन आ रहा है। अच्छा, ओपी राजभर है, उसको भी ले लो। क्या शिंदे को टूट सकता है, उसको भी ले लो। चिराग पासवान को, चाचा को हटाओ, भतीजे को भी तोड़ को ले लो, एनसीपी को भी तोड़ लो, अपना दल को भी। आप कह रहे हैं मैं अकेला ही भारी हूं, दूसरे पाले में लेकिन स्थिति किस तरीके से स्थिति खराब है। उनके जो छोटे दल हैं वो उनके साथ नहीं है, दूसरे पाले में आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आपको खुद के पाले में भी देखना होगा कि विपक्ष में क्या हो रहा है। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, डिनर जो कल हुआ है, विपक्ष ने बड़ा फैसला लिया है इस डिनर में। वो ये कि जल्द ही जॉइंट रैली करेगा विपक्ष। एक जॉइंट रैली की जाएगी, सभी दल मिलके, सभी दल के प्रतिनिधि मिलके एक जॉइंट रैली करेंगे। विपक्षी नेताओं का मेगा रैली का फैसला लिया गया है। कुमार विक्रांत और ज्यादा जानकारी देंगे। जो खबरें छनकर सामने आ रही हैं कुमार, वो ये कि एक मेगा रैली की जाएगी विपक्षी नेताओं की तरफ से। निश्चित तौर पर एक तो ये तय होगा किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, कौन से मुद्दे अहम हैं, ये तय होगा। इसके साथ ही साथ संसद में मिलकर रणनीति बनानी है, मिलकर सरकार को घेरना है, ये तय होगा। इसके अलावा किन मुद्दों पर चुप रहना है, जैसे सावरकर का मुद्दा है जिसमें आपस में विवाद हो सकता है, ऐसे मुद्दों पर खामोशी बरतनी है। और इसके बाद एकजुटता दिखाने के लिए, सरकार को घेरने के लिए सभी मिल करके एक ज्वाइंट रैली करेंगे। ये सब कुछ तय हो रहा है, इसकी रूपरेखा तैयार हो रही है, जिसकी आज चर्चा आज की बैठक में होटल में होगी। ठीक है, बिल्कुल कुमार विक्रांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जाइए, मीटिंग पर नजर रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। कृष्णा हेगड़े साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के। हेगड़े जी, पटना में ऑपोजिशन की मीटिंग हुई तो उसके बाद तो आप लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। एनसीपी में जो कुनबा था उनका वो बिखरता हुआ नजर आया। अब बेंगलुरु मीटिंग के बाद क्या होगा? देखिए समीर जी, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं। हम शिवसेना जो है वो बीजेपी के साथ 1987 से है जी, और आज जो आपने विपक्ष के खेमे में शिवसेना लिखा है, उनके पास नंबर कहां पर है? दूसरी बात, ये विपक्ष बता रहे कि हमारे पास एनसीपी है। अरे पूरी एनसीपी तो हमारे पास है, आपके पास क्या है? तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, पहले तो इन्होंने नाम दिया, तो फिर वो कहेंगे कि हमारे पास शरद पवार है। सभी सुनिए, पवार साहब एक आदरणीय हमारे नेता है, हाँ, लेकिन मैं सच्चाई यहाँ प्रकट करूंगा कि पहले एक विपक्ष के नेता ने कहा कि आईपीए नाम रखो, दूसरे ने कहा कि आईपीएफ रखो। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि यूपीए कहाँ गया? यानी जो यूपी है उसको बर्खास्त कर दिया। तो सोनिया गांधी जी जो अध्यक्ष थे वो यूपीए के, उनको उन्होंने हटा दिया और सोनिया जी के पास ये लिस्ट भेज दिया, भाई ये 4 नए नाम हैं जिसमें आप अध्यक्ष नहीं हो, उसमें से आप ही चुनकर बता दो कि क्या नया नाम होना चाहिए। देखिए, ये तो सोनिया गांधी का मजाक उड़ा रहे। गए बार तो राहुल जी के शादी के बारे में बात कर रहे थे पटना में, आज सोनिया जी को ही लिस्ट भेज रहे हैं कि भाई आप नया नाम चुनो और नया अध्यक्ष चुनो। अरे भाई कृष्णा जी, अभी यूपीए की चेयरपर्सन तो वही है ना, अब नया नाम सामने आएगा और जो हालात हैं उससे तो लग रहा है कि चेयरपर्सन वही रहेंगे भी। उन लोग तो यूपीए का नाम ही हटा रहे हैं, यूपीए को बर्खास्त कर रहे हैं। मतलब आप ये चाहते हैं कि यूपीए नाम नहीं बदला जाना चाहिए?
ये प्रोग्रेसिव यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस नहीं बदला जाना चाहिए। वो तो विपक्ष कह रही है, हम कौन है कहने वाले? विपक्ष ही कह रही है नहीं, कि आप क्या चाहते हैं? शिवसेना क्या चाहती है? देखिए उनके खेमे में क्या चलता है आपको कुछ लेना देना चलिए ठीक है, लेकिन हमारे पास त्रिपाठी जी ये जो एक सवाल है, सुनिए कृष्णा जी, नहीं आपने जो सवाल उठाया ना वही, यूपीए में बदलाव क्यों, यूपीए ही क्यों नहीं? अरे मैं इसी पर जानना चाह रहा, चलिए कंप्लीट कीजिए, एक मिनट। कंप्लीट कर लीजिए। 450 सांसद आज हमारे पास है, 100 सांसद 125 सांसद उनके पास है। हाँ। और वो 24 का लिस्ट बताया या 22 का लिस्ट बताया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। क्योंकि जो मेजॉरिटी सांसद जो चाहिए वो हमारे पास है, और हम सब नरेंद्र मोदी जी को 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और चलिए ठीक है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, लेकिन यूपीए क्यों नहीं? ये सवाल कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई यूपीए के नाम से अब क्यों परहेज हो गया? नहीं समीर जी, इसका जवाब तो बड़ा स्वाभाविक और बड़ा सीधा साधा है। क्या? यूपीए पूरी तरह फेल हो गया। यूपीए आपस में दलों का भरोसा नहीं रह गया। यूपीए रहा, लेकिन एक तरह से कहते हैं ना, जैसे आप रेलवे से यात्रा करें तो ये बंडन करके कई ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे होते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। यूपीए उसी अवस्था में बड़ा आरोप लगा रहे हैं हर्षवर्धन। और कांग्रेस पार्टी खुद उसको, जिसको कहते हैं ना लीड, जिसको करना था वो शायद वो नहीं कर पाई। और अब चूंकि उनको लग रहा है कि एक नई तैयारी के साथ हम आएंगे तो एक नया नाम लेकर आते हैं तो थोड़ा नया कुछ दिखेगा, तो लड़ने में आसानी होगी, एक परसेप्शन बनाने में आसानी होगी। एक क्विक कमेंट, आपने जो कहा यूपीए कोई उपयोगी नहीं है, आशुतोष जी आप तो यूपीए में हैं, एक छोटा सा कमेंट दी। एक बड़ी खबर ले लूं, उसके बाद आती हूं आपके पास। विपक्ष की बैठक पर मनोज तिवारी एक्सक्लूसिव, उन्होंने कहा है कि विपक्ष अभी कुनबा बनाने की कोशिश में है, एनडीए गठबंधन को मजबूती दे रहा है, विपक्ष के पास न नेता है न कोई विजन है, ये मनोज तिवारी ने कहा, आरोप लगाया। हमारे साथ मनोज तिवारी जी हैं। सर एक बात बताएं कि विपक्ष भी अपने कुनबे को मजबूत करने में लगा हुआ है और एक एक करके ऐसे लोगों को जोड़ रहा है जो लोग कल तक एक दूसरे की शक्ल तक देखने को नहीं चाह रहे थे। मेरा इशारा सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की तरफ है। देखिए, जो विपक्ष है वो अभी कुनबा गढ़ने की कोशिश कर रहा है, और जो हमारा एनडीए का गठबंधन है वो अपने गठबंधन को और मजबूत करने में लगा हुआ है। जो वर्तमान के विपक्ष का जो कुनबा है उसमें ना तो कोई विजन है और ना ही कोई नेता है। ये मिलजुल के कुछ विजन अगर बनाने की कोशिश भी करते हैं तो परस्पर विरोधी लगते हैं। नेता के नाम पे जैसे ही बात आती है तलवारें निकल जाती हैं। एनडीए का एक नेता है और विजन इतना बड़ा है कि जो विपक्ष के नेताओं के पीछे की फौज है वो खुद ही इन लोगों के गठबंधन को नहीं मान रही है। पिछली बैठक में लालू प्रसाद यादव जी ने सबको तो बाराती बना ही दिया था, सिर्फ दूल्हे का इंतजार था। अब उसमें भी देखिए कितना सब बड़े बड़े ठहाके और मजाक हुए कि अरविंद केजरीवाल की कोई बखत नहीं है, इसको तो कोई नोटिस भी नहीं करता है, ये कहाँ से आ गया। जब पटना से खबरें आ रही थीं कि लालू जी ने कह दिया कि भाई शादी कर लो, तो कांग्रेस को लगा कि हमको दूल्हा बना रहे लालू जी। तो जैसा कि आपने सुना मनोज तिवारी को, और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है। जल्दी से हम आनंद प्रकाश पांडे के पास चलते हैं, क्योंकि देखिए दो खेमे हैं, और आनंद प्रकाश पांडे के पास चलते हैं। इसके साथ है बीएसपी, जनता के साथ है बीएसपी, लोगों के साथ है। जहां तक विपक्ष की बैठक की बात है, कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि यूपी जिसकी है देश उसका हो जाएगा। और यूपी में 13.5% वोट हमारा है, हम 10 एमपी हैं और एमएलए हमारा एक ही रह गया, लेकिन 13.5% वोट हमारा इकट्ठा है जो पिछले विधानसभा के चुनाव में मिला है। उसमें बढ़ोतरी तो हुई है, तो 13.5% जिधर भी चला जाएगा उधर ही पूरी की पूरी यूपी उधर जीत जाएगी। और दूसरे प्रदेशों में भी, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में और दूसरे मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में,
उत्तराखंड में, हर जगह हमारी कहीं 9% वोट है, कहीं 7 है, कहीं 4 है, कहीं 3 है, कहीं 1.5 है, कहीं 2.5 है, कहीं 9% वोट है। और बाहर की सीटों पे भी कम से कम हम 50 सीटों पे इम्पैक्ट डालेंगे जिधर भी चले जाएंगे, और 80 की 80 इधर हो जाएंगी। तो 130 सीट जिधर चली जाएंगी सरकार उसकी बनेगी। ये विपक्ष की जितनी भी मीटिंग हो रही है, ठीक है, तो बीएसपी के नेता से इस वक्त हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे बात कर रहे थे और उनकी पार्टी का रुतबा कितना है 2024 के मद्देनजर वो ये बयां करने की कोशिश करते हुए नजर आए। लेकिन डॉक्टर आशुतोष वर्मा, एक सवाल जयंत चौधरी को लेकर भी, पटना की मीटिंग में वो नहीं गए, कहा यह जा रहा था कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब क्या सारे मनमुटाव जो हैं वो दूर कर लिए गए हैं? अब आप लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से एनडीए नहीं बल्कि यूपीए के साथ ही रहेंगे, या जो अलायंस बनता है ऑपोजिशन का उसके साथ रहेंगे? जय समीर जी, देखिए मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुछ अति उत्साहित राजनीतिक विश्लेषण और पत्रकार लोग पहले से ही पूरी कहानी बना लेते हैं कि वो नहीं जा रहे हैं, उनकी सीट हो गई है, 12 सीटें हो गई है। पहले पार्टी को मिलाने का आदेश आया एनडीए को, फिर वो कैबिनेट मंत्री चाह रहे थे, लेकिन अंततः उनकी घर की तरफ से भी आया कि कोई चूरन चटनी नहीं है, जो जहां चाहे वहां चले जाएंगे। उसके बाद जयंत जी ने खुद भी बोला, और कल उन्होंने 3 बैच के साथ फोटो भी डाली कि हम वी आर यूनाइटेड। उसके बाद भी आज लोग बात कर रहे हैं। मुझे लगता है और बातें कैसे बनाई जाती है। ओपी राजभर 22 जुलाई 2022 को समाजवादी पार्टी से तोड़ गए थे, तभी से हम बोल रहे थे ये भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, अपने घर में खानदान में सीट मांगने के लिए लाइजनिंग कर रहे हैं। और कल जब ज्वाइन करते हैं तो उसकी बात बताइए कि एनडीए ने तोड़ दिया। अगर आप देखिए आप किस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है कि आप ये कह रहे हैं कि हम सब यूनाइटेड हैं। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि कोई भी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का बैठा हुआ है वो पूरे के पूरे 38 नाम गिना दे या किसी 2-3 पार्टी के फुल फॉर्म गिना दे तो मैं बात मान जाऊंगा। आपसे मैं पूछूंगा 26 के 26 गिना देंगे? ये सिर्फ नहीं, हम तो कभी दावा भी नहीं करते ना। अच्छा, हम गिनतियों में दावा भी नहीं करते। हम जो दावा अखिलेश यादव ने किया, आशुतोष जी, अखिलेश यादव ने पटना की बैठक के बाद विपक्ष की बैठक के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि छोटे दलों को साथ लेकर चलना होगा, जिन राज्यों में जिन क्षेत्रीय दलों का प्रभाव है उन्हें साथ लेकर चलना होगा। ठीक है, आपके पास आएंगे इसी सवाल के साथ। पंकज झा के पास मैं रुक करूंगी, जल्दी से बेंगलुरु में इस वक्त वो हैं। पंकज, क्या हो रहा है और आज की बैठक अभी कितने बजे शुरू हो जाएगी? और देखिए इस बीच अहम खबर सामने आ रही है, मीटिंग के लिए बेंगलुरु पहुंच गए हैं शरद पवार। कुछ देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। पंकज झा हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनसे हम जवाब लेंगे, लेकिन ये ताजा अपडेट आ गई है, शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले दोनों बेंगलुरु में इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। विपक्ष का जो अलायंस होगा उसका नाम क्या होगा? 5 नाम भी आगे बढ़ाए गए हैं, सोनिया गांधी के समक्ष रखे गए हैं और कुछ देर में मीटिंग शुरू होने वाली है। ये तस्वीरें आपके सामने, शरद पवार और सुप्रिया सुले इस वक्त पहुंच गए हैं बेंगलुरु मीटिंग में शामिल होने के लिए। और पंकज के बाद समीर एक बार फिर से चलते हैं। पंकज, अगर आपको आवाज आ रही है तो बताइए बैठक के बारे में। शरद पवार, सुप्रिया सुले पहुंच चुके हैं, वो तस्वीरें हम दिखा रहे थे। जी हाँ, शरद पवार और सुप्रिया सुले जिनके कल भी यहाँ रहने की थी, लेकिन वो डिनर पार्टी में नहीं, आज बैठक में मौजूद रहेंगे, जहाँ की बड़े फैसले होने हैं कि विपक्षी एकता के नाम से लेकर संयोजक, अध्यक्ष और तमाम सब कमेटी बनाने की बात हो रही है। इससे पहले ये जो बात थी कि बैठक में देरी हो सकती है, डीके शिव कुमार जो कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के साथ अभी जो ओमन चांडी हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है कि बैठक 10-15 मिनट की देरी से शुरू हो सकती है, जो पहले निर्धारित समय 11 बजे था। अच्छा, कृष्णा हेगड़े जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णा जी, लेकिन अभी जिस बात का जिक्र आशुतोष जी भी कर रहे थे कि भाई इस बार ऑपोजिशन ने नैरेटिव, एजेंडा जो भी कह लीजिए सेट कर दिया है, उसके बाद बीजेपी भी बताने लगी कि देखिए हमारे पास 38 दल हैं, तो इससे तो आपको खुश होना चाहिए, वरना इससे पहले तो एक अकेला सब पर भारी हो ही रहा था। समीर जी, हमारे पास एक नेता है जो देश को और विश्व को एक सक्षम नेतृत्व दे रहा है, और वहां पर नेता नहीं है। और दूसरी बात मैं कहूँ आपको, कांग्रेस का टीएमसी के साथ नहीं जमता, बीआरएस के साथ नहीं जमता, आपके साथ नहीं जमता, जेडीएस के साथ नहीं जमता, बिजू जनता दल के साथ नहीं जमता, तो नेता कौन है मेरे भाई? तो वो तो ये तो खिचड़ी है, खिचड़ी। तो वो इससे कुछ होने वाला नहीं है।
अभी बीच में आपके ऑर्डिनेंस पे कांग्रेस ने ऐतराज जताया, अभी वो कह रहे हैं ठीक है हम तो सपोर्ट करेंगे। अभी कांग्रेस के जो स्टेट्स यूनिट है दिल्ली में और पंजाब में, वहां पर देखना पड़ेगा कि वहां पर से क्या रिपरकशन आती है। बिल्कुल। तो ये तो अभी तो स्टार्ट है, अभी तो एक अभी आप कह रहे हैं शुरुआत है, बाकी है अभी बाकी है पिक्चर, शुरुआत है ये। हर्षवर्धन जी, साफ तौर पर कृष्णा जी ये कह रहे हैं कि खिचड़ी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन क्या बीजेपी ने नैरेटिव सेट किया है कि ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाए, कौन किसके साथ है, किसके खेमे में कितने ज्यादा लोग हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये एक नैरेटिव के तौर पर हम नंबर्स को देखते हैं तो लगता है कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी उसी दौड़ में शामिल हो गई है। लेकिन अगर हम एनडीए को 1998 से देखें, देश का लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग ये अलायंस है, कोई और गठजोड़ ऐसा नहीं है जो इतने लंबे समय तक भारतीय राजनीति में सर्वाइव कर पाया हो। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड, शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना, ये जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने और एक तरह से सहज सहयोगी थे, वो जब निकले तो कहा गया कि एनडीए टूट सा गया, एनडीए कमजोर हो गया, और नरेंद्र मोदी की वो जो स्पीच। माफ कीजिए, मैं रोक रही हूं आपको हर्षवर्धन जी, लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं और रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एनडीए में लौटे ओपी राजभर का बयान सामने आ गया है, देश की राजनीति में अब कोई लड़ाई नहीं बची है, बीजेपी का पूरे देश में जनाधार है, ये ओपी राजभर कह रहे हैं। वापसी हुई उनकी एनडीए में। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप भाजपा में क्यों शामिल हुए, मोदी या बीजेपी? कि माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। तो चुनाव के बाद गठबंधन में रहेंगे या छोड़ देंगे? ऐसा है ना कि ये अटकलें लगाई जा रही हैं ना। देखिए, जब समाज का काम होता है, समाज के लिए काम शुरू होता है तो आदमी आराम से वहाँ रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। 2024 में कितनी सीटें लाएंगे? 80 की 80 सीटें आएंगे यूपी में। हम एनडीए को ताकत देने के लिए एनडीए में शामिल हो रहे हैं। विरोधियों से हमसे क्या मतलब? विरोधी अपना काम करें, विरोधी का काम होता है विरोध करना। तो देखिए, यूपी में इस बार माहौल बदल जाएगा, क्योंकि मैं आ गया हूं एनडीए के खेमे में। ये ओपी राजभर दावा कर रहे हैं, यूपी से ही जो सबसे बड़ी दावेदार विपक्ष की पार्टी अपने आप को मानती है, समाजवादी पार्टी, उसके नेता आशुतोष जी हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी, क्यों नहीं विपक्षी खेमे में ला पाए आप लोग ओपी राजभर को? राजभर साहब, देखिए क्या क्या बातें नहीं की उन्होंने बीजेपी के खिलाफ, और आज बीजेपी के साथ आ गए। देखिए समीर जी, राजभर एक बड़े जननेता है, मुझे लगता नहीं कि मैं उसमें कोई कमेंट करूं, लेकिन पिछली 10-12 साल की राजनीति में 6 बार पलटी मारना, जिनका स्टेबिलिटी रेट भी 2 साल से नीचे नहीं है। देश में आम चुनाव 5 साल में आता है, विधानसभा चुनाव 5 साल में आता है। यूपी चुनाव में आप ही ने हाथ मिलाया था ओपी राजभर से। हमने तो थोड़ी ना बोला है। मैंने तो जब भी बोला कि जब ये भारतीय जनता पार्टी के पास ये चले गए तो हमको पहले दिन से ही पता था कि किस लिए चले गए थे, ये क्या चाहते थे हमारे पास से। हम नहीं दे सकते हैं इनको इस समय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नंबर बढ़ाने हैं, 38 की गिनती पूरी करनी है, 40 की गिनती पूरी करनी है, तो वो सबके सामने नतमस्तक है। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो डेस्परेशन है। हर्षवर्धन जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं उसमें? नहीं, मैं थोड़ी सी बात ऐड कर दूं, फिर ये बोलेंगे। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी को 2 हिस्से में तोड़ा, चाचा और भतीजे में। आज की डेट में पहले चाचा साथ में रहे, मंत्री रहे 5 विधायक लोकसभा के साथ में, कल चिराग पासवान बैठ गए, अब चाचा का आता पता नहीं है। एनसीपी को 2 हिस्से में तोड़ा, अपना दल को 2 हिस्से में तोड़ा, इस तरीके ओपी राजभर को भी तोड़ा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास नेता नहीं है, वो तोड़ तोड़ के खींच के लाना चाहता है। शिवसेना को तोड़ दिया। जब आप ये कहते हैं ना, तो फिर सवाल होता है कि भाई वो तोड़ने में कामयाब कैसे हो जाते हैं? ये भी तो एक सवाल उठता है ना। मान लिया कि वो तोड़ देते हैं, तोड़ने में कामयाब कैसे होने दे रहे हैं आप लोग? मैं आता हूं आपके पास TV9 पर। निषाद पार्टी के चीफ संजय निषाद का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अब आपको दिखाने जा रहे हैं। पिछड़ों के लिए काम कर रहा है एनडीए, ये उन्होंने कहा है। 70 साल तक हमें सताया गया है और अब पिछड़ों के लिए एनडीए काम कर रहा है, ये कह रहे हैं संजय निषाद। संजय निषाद जी हमारे साथ हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, और ये शामिल होंगे आज उस बैठक में जिसमें प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा दोनों ही मौजूद रहेंगे। इतनी भीड़ आ रही है सब जगह गठबंधनों में, तो चुनाव में आपस में राज्यों में लड़ने वाली पार्टियां क्या एक साथ फिर से वोट ट्रांसफ़र करवा पाएंगी एनडीए के पक्ष में या दूसरे पक्ष में?
देखिए वोट तो ट्रांसफ़र होता है ना, कि हम जब किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग के लिए कोई काम करेंगे तो काम करके अगर हम दिखाएंगे और काम करके उससे बात से नहीं काम से मतलब है, हमने विकास से मतलब है, तो वो जाति क्यों नहीं वोट देगी। अब तक तो बातों और पर्चों और पौवा पर वोट देती थी, झुआ पर वोट ये लेते थे, तो पौवा पर्चा और बात तो ख़त्म हो गई। अब काम पर हम विकास की बात करते हैं और विकास नहीं होता तो हम अपनी बात करते हैं ना कि ये इतने पैसे दिए गए हैं, 60% सब्सिडीज है, तो कुछ न कुछ तो उसमें विकास हो रहा है। और इनके लिए फ्री का बीमा मैं तारूँ कि की मछुआ कल्याण कोष, निषाद राज बोट योजना, ऐसे और भी वर्गों के लिए है। तो सभी लोग जानते हैं कि अब डॉक्टर संजय अगर इस तरह की नीति बना रहे हैं तो हम भी चलेंगे। तो इन जातियों के जो क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्र की जो समस्या है, क्षेत्रीय दल बनाए, जातियों के नेता हैं, अपने कुछ किसी दल बनाए हैं, तो इन जातियों के साथ पिछली सरकारों ने भेदभाव किया, उनको उपेक्षित रखा। अगर उनके लिए काम ही किया होता तो जाति दल बनाने की क्या जरूरत पड़ती। तो देखिए, सियासत का सुपर ट्यूसडे इसे कहा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जो विपक्षी गठबंधन है वो अपना दमखम दिखा रहा है और दूसरी तरफ एनडीए का मजबूत कुनबा भी दिखाने की कोशिश होगी। हर बड़ा चेहरा TV9 भारतवर्ष पर आपको नजर आएगा। सबसे पहले हर मीटिंग्स की अहम जानकारियां सिर्फ TV9 भारतवर्ष